प्यारी बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के जितने कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको वन शॉट यहाँ पर क्वेश्चंस को यूज करके बताता चला जाऊंगा। वंस अगेन बच्चों, ये जो कंटेंट है फोर्स एंड प्रेशर का, ये आता है क्लास 8th में, 9th में, 10th में। इसके अलावा फिर इसका अपग्रेडेड फॉर्म आपको 11th में, 12th में, ये हर जगह मिलता रहेगा। फोर्स एंड प्रेशर, इसके बिना कोई चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होता, स्पेशली फिजिक्स। तो पहले बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे वाले सब कंप्लीट करते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहले एक पार्ट आपको समझा देते हैं कि करना कैसे। जैसे बच्चों, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्कूल में आता रहता है। कह रहा है कि जो फोर्स है वो 80 डाइन और एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको प्रेशर कभी भी क्रिएट करना है या प्रेशर कभी भी कैलकुलेट करना है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये भाई आज के बाद सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। कई लोग क्या होता है कि फोर्स और प्रेशर को एक ही समझने लगते हैं एक टाइम बाद, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी कि एरिया जितना कम करोगे प्रेशर उतना ज्यादा हो। तुमने कहा सर इस चीज को फील कैसे करें, क्योंकि कोई कोई प्रेशर कहता है तो फोर्स की तरह ही महसूस होता है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम इसको फील करो ना, क्योंकि इसमें क्या डाला गया है, एरिया डाला गया है। तो तुमको कैसे समझना होगा, तुमको ऐसे समझना है कि भाई कि तुमने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो तुमने ध्यान से देखा कि भैया अभी हमने क्या कहा कि एरिया जितना कम कर दोगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो एरिया कहाँ है, ये है, इसको कम कर दो तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो तुम कहोगे सर एरिया कम करने का मतलब कितना कम कर दो। हमने कहा जितना कम कर सकते हो। इसका मतलब सर प्रेशर को कैसे फील करें। हमने कहा देखो हम तुमको फील करा रहे हैं, एक पेन ले लो और एक पेन किया जो डॉट है वो अपने हाथ में लगाओ, और जब उसको प्रेस करोगे तो तुमको ज्यादा तेज लगेगा। कहने का मतलब जब हम लोग की तबीयत खराब होती है उस समय हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं इमरजेंसी में जल्दी ठीक होने के लिए। तो जो इंजेक्शन का डॉट होता है, यानी कि जो सुई होती है, वो सुई कोई रेक्टेंगुलर नहीं होती, कोई सर्कुलर सुई नहीं होती जो शरीर के अंदर डाली जाती है। वो सुई का एरिया अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही माइन्यूट होता है। तो वो सुई क्या क्रिएट करती है, प्रेशर। एक थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो सुई क्या चली जाती है, हमारे अंदर चली जाती है और सारा लिक्विड वो अंदर डाल देते हैं एक ही बार में। तो बच्चों, ये जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो ये प्रेशर क्रिएट, लेकिन हम बच्चों हम एरिया बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ाने पर प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हम एरिया बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर कम होता चला जाएगा। यानी कि प्रेशर डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और एरिया पे, दोनों पे। फोर्स ज्यादा रखो, एरिया कम रखो, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स एरिया कम रखा जाता है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। अब बच्चों हम लोग को ये समझना होता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इसकी यूनिट हुई न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों ऐसा यूनिट है। और आप लोग बताइए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो उसको पास्कल ने डिस्कवर किया था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कभी कभी बच्चों के मन में एक पीड़ा आती है कि सर हर कोई ऐसा ही यूनिट में क्यों लिखता है, सीजीएस यूनिट में भी करिए। तो हमने कहा हाँ हो जाता है। देखो, फोर्स को सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और एरिया की सीजीएस यूनिट क्या होगी, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ को मीटर में मेजर करेंगे तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रेशर की ये वाली जो यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट का मतलब जब आपने मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर किया है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। और ऊपर वाली जो यूनिट है वो एमकेएस यूनिट है। दैट मीन्स आपने मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर किया। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो वही खतरनाक पार्ट नहीं है। उसमें तो बस प्रेशर पूछा है, तो आप देखोगे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों फोर्स ये है और एरिया ये है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 8 पास्कल मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये डाइन है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तुम इसकी यूनिट लिखोगे डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो लिखोगे ना। क्योंकि ऊपर क्या था, फोर्स, जिसकी यूनिट है डाइन। नीचे क्या है, एरिया,
जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स प्रेशर क्या हो जाएगा, 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर बहुत आसान था, आसान तो है ही, आसान तो है ही, लेकिन समझना पड़ता है भैया। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन्होंने जो अपना डाटा दिया है वो रैंडमली दिया है, तो बहुत इनका अच्छा डाटा नहीं है बुक में। बुक वाले क्या कर रहे हैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कहने का था, यानी कि आधा काम एमकेएस में आधा काम सीजीएस में, जो कि अलाउड होता नहीं। तो ये किसी भी हद तक जाकर के क्वेश्चंस आपके गलत भी करवा रहे हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है। लेकिन ये अभी छोटी क्लासेस की बुक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑथेंटिक तरीका ये होता है बच्चों, अगर आप प्रेशर बता रहे हैं तो या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताएंगे या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बताएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आधी यूनिट्स एसआई की यूनिट्स यूज करेंगे, आधी यूनिट सीजीएस की यूज करेंगे, तो वो गलत मानी जाती। ठीक है, तो तुमने कहा सर एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए ये फोर्थ पार्ट है, इसको अगर मतलब सही से लिखना हो तो वो तरीका क्या है। हमने कहा बेटा बुक्स वालों के अकॉर्डिंग लिखोगे तो बुक्स वाले तो ये चाहते हैं कि तुम जो प्रेशर निकालो वो फोर्स अपॉन एरिया निकालो। तो फोर्स तो तुमको दिख रहा है 800, नीचे दिख रहा है 10, तो 810 यानी कि 80 डाइन पर मीटर स्क्वायर तुम लिख दो। लेकिन डाइन पर मीटर स्क्वायर स्कूल या छोटी क्लासेस के हिसाब से चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में गलत है। तो अगर तुम यहाँ पर इस वाले पार्ट में प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर लिखोगे फोर्स, तो फोर्स कितना है 800, डाइन में है याद रखना, और एरिया क्या है 10 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस मीटर स्क्वायर को तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि तुमने डाइन क्या लिया है, सीजीएस। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो बच्चों 10 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को लिख दो मीटर इंटू मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर है तुम्हारे पास, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर है तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो दैट मीन्स बच्चों 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये कन्वर्जन यूनिट्स भी होती है। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, वरना मेरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चों एक्चुअली में जो प्रेशर आपका सही वैल्यू आएगी वो 8/1000 है, विच इज 0.008 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एकदम सही तरीका है लिखने का। लेकिन बुक्स वाले क्या काम कर रहे हैं, आधा काम सीजीएस में कर रहे हैं, आधा काम एमकेएस में कर रहे हैं। ये अभी बच्चों छोटे क्लासेस की बुक है, लेकिन एक्चुअली में करेंगे ऐसे। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। हाँ बच्चों, आपसे मैंने ये पूछा ना, जैसे आपने कन्वर्जन हमको बताया ना कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अभी तो आपने सीखा ना, आपने क्या लिखा था 1 मीटर स्क्वायर। भाई मीटर स्क्वायर को आपने मीटर लिखा, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर ही तो हुआ। तो दैट मीन्स 1 मीटर को मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, फिर मैंने 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से बच्चों हम पूछ रहे हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। चलो बच्चों भी याद करवा देते हैं, आप इसको याद कर लो या तो अभी। 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, तो आप इसको याद कर लो, ये न्यूटन और डाइन में रिलेशन है। उसी तरह से बच्चों एनर्जी होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, और ऐसे एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है अर्ग, क्या होती है अर्ग। तो 1 जूल में बच्चों 10 की पावर 7 अर्ग भी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक साथ कई चीजें देख ली। आपने देखा भाई फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है। अब बच्चों एनर्जी वो किसी भी तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, और 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। और अर्ग क्या है एनर्जी की सीजीएस यूनिट, टाइम क्या है फोर्स की सीजीएस यूनिट। और दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 8 में हो कि भाई एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है और एनर्जी की सीजीएस यूनिट जो होती है किसमें अर्ग में होती है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए।
अगर आप कन्वर्जन इनको याद रख सकते तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कन्वर्जन करना मैं आपको फर्दर और बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसमें लिखा है, सारे बच्चे भाई यहीं पे ध्यान देंगे अभी। उसमें लिखा है अ बुक weighing 1200 dyne has length 20 centimeter and breadth 12 centimeter, thickness 4 centimeter. Calculate the pressure the book exert on the table. ये है बच्चों क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा ही अभी कि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला। ये बच्चों एक बुक है, क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब है, लेकिन चलो करते हैं। ये क्वेश्चन उठा के बच्चों कॉपी कर लेते हैं क्योंकि खिचखिच हो रही है इसमें। क्या हो रही है? खिचखिच। ये क्वेश्चन पहले बच्चों ये क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद इसमें मेरी बारी आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दिस इज योर प्रेशर एंड फोर्स। तो बच्चों ये आपकी हेडिंग, ठीक है। बताइए, अ बुक weighing 1200 टाइम has length 20 centimeter and breadth 12 centimeter. Can I calculate the pressure when it is made to stand on its edge, when it is made to flat on the table? हाँ बच्चों कैसे करेंगे भाई बताइए। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो? तुम कहोगे सर पहले टेबल पहले बनाइए। चलो बच्चों, प्यारी बच्चों आपके घर में ये टेबल रखी है, कहोगे सर ये टेबल बनाइए बहुत पुराने जमाने की है, ये हमारे घर में इससे अच्छी रखी है। हमने कहा ठीक है टेबल तो है ना। ये टेबल रखी, ठीक है। अब बच्चों इस टेबल पे बुक रखते हैं। हाँ भाई बच्चों, टेबल पे बुक रखो। ये बच्चों टेबल पे बुक रखी है। तो ये वाला कौन सा केस हुआ? फर्स्ट की सेकंड? मुझे नहीं आ रहा। क्या? नहीं आ रहा कैसा, मतलब हाँ इस एज में तो ब्रेड और थिकनेस लेनी है, कितना पता है। हाँ, तो एक बुक ऐसे बना लेते हैं, अगर कम समझ में आ रहे हो तो क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो बुक बच्चों आप अपने हाथ में ले लो, और अगर बुक नहीं है तो ऐसे देखो। ये बच्चों मैंने बुक ले ली, ठीक। हाँ तो क्या है इसकी लेंथ? 20। तो बच्चों ये हो गई आपकी लेंथ 20, ब्रेथ हो गई 12, और थिकनेस हो गई 4। तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट है कि सेकंड? सेकंड सेकंड। हाँ सबसे पहले बताया। when it is a made to flat on the table, ये बच्चों बुक ऐसे रखिए। अब बुक की सरफेस कौन सी है टेबल पे? ये वाली सरफेस है। अगर आप सरफेस समझते नहीं है तो सरफेस को मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये वाली सरफेस बच्चों ना, ये है टेबल। समझे कि नहीं? क्योंकि प्रेशर बच्चों क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बच्चों सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया बच्चों वही होता है जो कांटेक्ट में होगा टेबल के ना। या ऊपर वाला हवा वाला एरिया थोड़ी। प्रेशर किससे क्रिएट हो रहा है? प्रेशर बच्चों इससे क्रिएट हो रहा है जो मैंने सरफेस आपको ग्रीन ग्रीन करके दी, इससे प्रेशर क्रिएट। समझे कि नहीं? तो बच्चों यही वाला एरिया आपको चाहिए सेकंड वाले केस में। तो कहोगे सर ये वाला एरिया तो हम निकाल लेंगे, मैं कैसे? कहोगे सर लेंथ भी पता है, देखो ना सर ये लेंथ पता है, देखो सर ब्रेथ भी पता है, तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। कितना आएगा? 20 × 12, 240 सेंटीमीटर। अरे वाह सर वाह। तो हमने कहा प्रेशर तो बताओ, एरिया निकाला है। तो सर प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 12 है। एरिया कितना है? 240। ये बच्चों से कैंसिल हो गया। कितना है? 5।
यूनिट टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बड़ा आसान था, ऐसा नहीं आएगी नहीं। तो ये बच्चों ऐसे रखा। अब लेकिन बच्चों ये आपने फर्स्ट केस तो किया नहीं, फर्स्ट केस भी तो करना था। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये मैंने टेबल पे बुक ही रखी हुई थी, ये 3D डायग्राम था जो आप समझ नहीं पा रहे। तो चलो उसको जाने दो 3D डायग्राम को। अब आप दूसरा केस करो और हमको बताओ दूसरे केस का आंसर क्या होगा। बताओ भाई, बुक को कैसे रखा है। ये सर। हाँ, अब बच्चों अब आप समझे कि बुक को खड़ा खड़ा रखता है। कैसे रखना है बुक को? खड़ा खड़ा। और खड़ा खड़ा बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसे समझ लो। मेरे ख्याल से अब बच्चों आपको ज्यादा समझ में आया। ये रखा है, तो बच्चों ये रखी हुई है बुक। तो बताओ बच्चों, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ कहाँ पर है वो जरा देख के बताओ। बच्चों ये इसकी लेंथ हो गई, है ना? ब्रेथ किसको कहेंगे बच्चों? अरे ब्रेथ किसको कहेंगे बताओ तो। हाँ, ये बच्चों ब्रेथ है ना? और हाइट क्या है? 12, हम्म, 20 ब्रेथ 12 है। 12 है। और हाइट कहाँ प्लेस करें? एक ही साइड तो बची, ये बची। तो बच्चों अब जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगी? वो इस वाली सरफेस पे क्रिएट, ये तो सरफेस है। बोलो भाई, इसी वाली सरफेस पे प्रेशर क्रिएट होगा ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ये वाला है। अब ये वाला सरफेस एरिया टेबल के कांटेक्ट में है। और अगर ये वाला सरफेस एरिया टेबल के कांटेक्ट में होगा तो तुमको प्रेशर बताना है। तो कहोगे सर पहले एरिया बता दे इस सरफेस का जो टेबल के कांटेक्ट में है। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर लेकिन बताना तो प्रेशर है। तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। ये बच्चों फोर्स हो गया अपॉन एरिया। ये कितना आ रहा है बच्चों? 25। ये तो आंसर में लिखा है, सॉल्व कर लेंगे 25 ही आएगा ना, वो नहीं पता। यस सर। एक बार चेक करिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक आंसर आ रहा है लेकिन वो आपका फेवरेट नंबर है 25। देख लेते हैं। हाँ बच्चों सही में 25 आ गया। तो ये बच्चों आ गया 25 डाइन पर सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप समझ में आ गया होगा कि भैया प्रेशर के लिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो एरिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एरिया देखना पड़ेगा कौन सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। क्योंकि बच्चों जो एरिया आएगा ना वही तो प्रेशर क्रिएट करेगा। भाई तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए एरिया तो रिस्पॉन्सिबल है ना, तो हमें यही वाला एरिया लेना पड़ता है। लेकिन लोग करते क्या है, प्रेशर लेंगे कुछ और एरिया लेंगे कुछ और। वो कहेंगे कि गुरुजी ये वाला एरिया ले लो। ये वाला एरिया क्यों लेंगे? ये सरफेस के कांटेक्ट में थोड़ी लेंगे, सरफेस के कांटेक्ट में तो नीचे वाला। चलो भाई ये क्वेश्चन को समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है? पांचवें क्वेश्चन में भी बच्चों खिचखिच हो गई है, तो नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं। जब क्वेश्चंस में खिचखिच हो जाए तो कॉपी करके उनको नेक्स्ट पेज में ले जाओ। हम्म, ये देखो, ये क्वेश्चन बच्चों में है अभ्या का फेवरेट क्वेश्चन। बेटा बेटा क्या लिखा है? लिखा है 3 bricks आर केप्ट ऑन अ टेबल इन 3 different positions A B C. The pressure exerted by the brick will be। ये तो आप बताएंगे भैया। तो अगर आपको ABC दिख नहीं रहा है, मैं ABC बना देता हूँ, ABC। बताओ बच्चों प्रेशर कहाँ पर सबसे ज्यादा हो? बी। क्योंकि सरफेस एरिया कम है उसका। हाँ बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने हमारी बात पकड़ी कि सर एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो सर जो बी वाला, अरे इससे पहले आंसर भी टिक है यार। चलो अच्छा ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों आपको आंसर देख के नहीं बताना है, आपको अपनी सोच समझ के बताना है। आप ऐसे कहोगे कि भाई प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, दूसरी को बढ़ाएंगे तो पहली कम हो जाएगी। तो एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले केस में एरिया क्या है, लेस है, ठीक है ना। तो इस रीजन की वजह से ऐसा है। बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन का जवाब आपको देना है प्यारे बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या लिखा है, लिखा है a container is filled with water as shown in diagram. Which statement is true about the pressure of water? तो उसने लिखा है कि आपने आंसर तो देख ही लिया है, तो उसने बताया कि सी पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? Yes. हाँ, तो बच्चों ऐसा होता है ना कि जो सबमेरीन होती है वो जब काफी ज्यादा डेप्थ में भी चली जाती है तो उसकी वॉल्स को भी फटने का जो खतरा होता है। हम लोग जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते इस समय भी हम लोग को कहा जाता है कि काफी ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि वो शायद हम लोग का ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, फटने लगती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यार जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट। तो प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड करता है भाई Density, डेंसिटी पे, depth डेप्थ पे, और gravity. ग्रेविटी। तो प्रेशर का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड होता है वो होता है P इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये बच्चों उसका स्टैंडर्ड होता है प्रेशर को डील करने का, किसमें, लिक्विड्स वगैरह। हाइट का मतलब यहाँ पे बच्चों डेप्थ से, यानी कि जितनी ज्यादा डेप्थ आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए सातों, सातवां क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ के खुद करना है और आप पूरा पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। चलो सातवां क्वेश्चन, अब यार तुम पढ़ो, रीड करो पूरा क्या लिखा हुआ है। मुंह से बोल के पढ़ो सही से, जोर से। Experiment was performed as described below. The water was boiled in a firm, thin tin container. After much of the air was dragging out, the cap was replaced. On cooling the can, it was found that it crushed easily. पढ़ लिया? इसमें एक्सपेरिमेंट में नाम बताना है। हाँ, तो तुम्हारे पास नीचे क्वेश्चन है, उनका जवाब देना है। तुम देखो बेटा, पढ़ो क्या जवाब होंगे इन क्वेश्चंस के। सेवेंथ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी लगाई जा रही है, अनंत भी काम करना है। चलो तो बेटा सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पहले हम पूछेंगे तुमसे, क्या? दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। y is equal to mx plus c. तुम बताओ बेटा, दो पॉइंट x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। y is equal to y2 minus y1 y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। upon x2 minus x. प्यारी बच्चों आपको ध्यान से सुनना होगा कि दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। और बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन होता है, ठीक, तो उसको आप याद रखिएगा। अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, लेकिन अगर हम दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन कहते हैं
तो वो होता है y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into bracket x minus x1. चलो बच्चों देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट है क्या. Again, an experiment was performed as described below. Water is boiled in a firm thin tin container. After much of the air was driven out, the cap was replaced. Okay. On cooling the can, it was found that it crushed easily. ये क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? क्या मतलब हुआ इसका? कि एक कंटेनर में हाँ. पानी था, उसको बॉईल करा. हाँ. जब तक बॉईल कर रहे थे तब कंटेनर का शेप बदला नहीं. जैसे ही उस पे कैप लगाए तो कंटेनर क्रश हो गया. ओके. तो बच्चों बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया गया. अभी आपने सुना भी होगा कि एक कंटेनर में पानी भरा है, उसको बॉईल किया गया. जब तक बॉईल किया गया तो वो बॉईल हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर कैप वगैरह लगा करके बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे उसका शेप बदल गया, वो क्रश हो गया. ऐसा क्यों हो गया? इसका रीजन पूछो. रीजन पढ़ के बताओ क्या है इसका. Replacing the cap prevents entry of air as the steam cools and condenses to water. A partial vacuum is created. Outside pressure is not greater than the inside pressure and the carriage pressure. क्या बताया इसके, समझ में आया? क्या बता रही है कि स्टार्टिंग में इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेशर इक्वल थे, बट जैसे हीट करा तो अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया जिससे आउटवर्ड प्रेशर ज्यादा है इनवर्ड प्रेशर से, जिससे कंटेनर प्रेशर हो. बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी लिक्विड अगर बॉईल हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी लिक्विड हो, कोई भी वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड हो, वो बॉइल होना स्टार्ट तभी करता है जब उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी वो लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट करता है. ठीक है. और अगर लिक्विड बच्चों ज्यादा बॉईल कर दिया, मतलब टेम्परेचर तुमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? 100 पे क्या होता है? 100 पे तो वो बॉईल होता है. और 100 के ऊपर क्या होता है? वो धीरे धीरे क्या होगा? वेपोराइजेशन में क्रिएट. वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से वो गैस में धीरे धीरे कन्वर्ट होना चालू हो जाता है. और धीरे धीरे एक टाइम बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा ही वाटर गायब हो जाए, तो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है ना. सबसे पहले बच्चों यही तो बना था ना, स्टीम इंजन था. कौन सा इंजन था? किसने बताया था स्टीम इंजन? स्टीम इंजन तो आपके जीके में होता है ना. सबसे पहला इंजन किसने बनाया था? उसका नाम भी कोई इंजन जैसा था हमें लगता है. तो इंजन नाम जो होता है वो साइंटिस्ट से ही आया था. मतलब इंजन नाम बना नहीं था. जिसने सबसे पहले ये क्रिएट किया उसके नाम में भी इंजन था कुछ ऐसा. स्टोरी भी थी. हाँ किचन में बैठा था. बिल्कुल बच्चों, ऐसा कुछ था उस समय. तो बच्चों इस तरह की एक्टिविटी जो होती है ना, वो आपकी बुक्स वगैरह में भी है, तो उनका जवाब वगैरह भी एकदम एक्यूरेट लिखना पड़ता है. तो इस तरह से उनको किया जाता है. अच्छा बच्चों, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन बी आ गया. क्वेश्चन बी में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में सही जवाब देना है. ये तो बताइए कम से कम. लिखा है वेसल ए बी सी आर फिल्ड टू सेम हाइट विद वाटर. द फोर्स ऑफ द बॉटम ऑफ ए इज. The force at the bottom of A is greater than the weight of water, less than the weight of water, equal to the weight of the water. क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब? सर क्या एयर का मास? यहाँ पे बच्चों फोर्स पूछा जा रहा है. ये द फोर्स ऑफ द बॉटम ए इज greater than, less than, equal to the weight of water.
तो क्या हो, लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखो, ये तीनों की तरह के कंटेनर है ना, वो क्लोज्ड कंटेनर है। तो ये फिर भी आप ध्यान इक्वल दें। टू, हाँ तो फिर इक्वल टू, हाँ, ये तीनों जो क्लोज कंटेनर है इसलिए इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर हो। ओके, द फोर्स ऑफ द बॉटम बी इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर। और क्या, द फोर्स एट द बॉटम सी is equal to the weight of water. यस, The pressure on the bottom A, B, C are different. यस, और क्या, बिल्कुल, डिफरेंट, क्योंकि एरिया अलग अलग है सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कुछ और है, इसका सरफेस एरिया कुछ और है, और इसका सरफेस एरिया कुछ और है। ओके, प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, हाइट एंड डेंसिटी। Force on a container depends on area, height and density। क्या आंसर होगा? कंटेनर पे जो फोर्स पड़ रहा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया, हाइट और डेंसिटी। हाँ, उस पे पता है लिक्विड की डेंसिटी भी काम करेगी। जो भी लिक्विड है ना, उसकी डेंसिटी भी वो काम करेगी, क्योंकि लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, है ना। भाई एक में तुमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, एक में तुमने दूध भर दिया, दोनों को मेजर करोगे तो अलग अलग फोर्स आएगा ना, क्योंकि दूध जो होगा वो ज्यादा डेंस होता है ना। तो बच्चों कोई प्रोसेस होता है जिससे में हम दूध से पानी वापस बाहर निकाल दें? सेंट्रीफ्यूगेशन तो दूध से दही बाहर निकाल लेते हैं, या दूध से मक्खन बाहर निकाल लेते हैं, दूध से बटर बाहर निकालने की प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो बच्चों मक्खन ऐसे ही निकाला जाता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाओगे ना तो उनके पास ये कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन ही होती है, उसी में दूध डालते हैं उन्हें और वॉशिंग मशीन चलाते चले जाते हैं। ये असली का प्रोसेस है, यही होता ही। और उनको तो टनों में ऐसे निकालना होता है, तो उसी तरह से निकालते हैं। चलो बच्चों, ट्रू फॉल्स आगे वाले हैं जो आपको कंप्लीट करने, जल्दी जल्दी करिए। कितने कर लिए ये? यहाँ तो कर लिया था कल, पर ये ट्रू फॉल्स आप लोग कर लेंगे? चलिए बच्चों, अब यहाँ पर आ जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिससे कि अर्थ क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल होता है तो उसका अर्थ के सेंटर पर गिरते समय एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है जी, which is called acceleration due to gravity, which is called 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों बालकनी से चाहे हमको गिराओ, चाहे हमारे साथ पेन को गिराओ, अगर दोनों को सेम टाइम पे गिराओगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पहुंच जाएंगे नीचे। हम और पेन दोनों साथ में ही पहुंचेंगे, क्योंकि हम दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मास पे डिपेंड नहीं करती है ना। तुम कहोगे नहीं सर, पेन और आपको दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो आप पहले पहुंचेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है। वन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। पेन और हमको दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो हम दोनों ही एक साथ पहुंचेंगे टाइम पे, एक सेम टाइम पे नीचे ही पहुंचेंगे। लेकिन सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपको और पन्ने को छोड़ देते, एक पन्ना कॉपी को फाड़ लेते और उसको छोड़ देते, पन्नी को छोड़ देते, तो सर आप पहले पहुंचेंगे, पन्नी बाद में पहुंचेगी।
तो हमने कहा तुमने फ्रिक्शन क्रिएट करा दिया। मैं कैसे? हमने कहा जब पन्ना जाएगा नीचे या पन्नी नीचे जाएगी तो पन्नी का या उसका पन्ने का सरफेस एरिया ज्यादा हो, तो सरफेस एरिया पे नीचे से क्या पड़ेगा? एयर पड़ेगी, एयर रेसिस्टेंस पड़ेगा, एयर फ्रिक्शन पड़ेगा, जिसकी वजह से पन्ना जो है डोलते 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 नीचे पहुंचेगा, है ना? चलो बच्चों, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। बताइए। ये गलत जवाब देखे तो तुम बता नहीं पा रहे, क्या आंसर होगा इसका? थर्ड वाले में। The strength of force is expressed by स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, फोर्स को हम और कैसे मेजर कर सकते हैं? न्यूटन। आंसर तो यही है। ठीक है, टिक करो बाकी में। लो बाकी टिक करते जाओ, करो फिर टिक करो। बच्चों एक बात बताइए, क्या वेट ऑफ फोर्स दोनों सेम होते हैं? वेट एक टाइप है। हम ये पूछ रहे हैं कि वेट ऑफ फोर्स की क्या यूनिट सेम होगी? हाँ, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। वेट भी होता है mg और फोर्स भी होता है mg, है ना? चलो ठीक है। तुम्हारा वेट कितना है, सोच के बताओ। 40 है? तुम्हारा वेट कितना है? 40 है? क्या नहीं? तो तुम लोग जो अभी बता रहे हो वेट नहीं है, वो मास है ना? अगर वेट बताओगे तो तुमको अपने मास में 9.8 या 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसने कहा 40 है, तो ये 40 केजी बता रहा है, वो उसका मास है। अगर हम कहेंगे वेट बताओ, तो ये 40 में 10 मल्टीप्लाई करेगा, फिर कहेगा सर हमारा वेट जो है 400 न्यूटन, ना? हाँ। तो तुम लोगों ने कभी 1 न्यूटन को फील किया है? वो 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन फोर्स कितना हो सकता है, वो कभी फील किया है? 0.5 500 ग्राम। नहीं। ऐसा कर लो कि अगर 1 न्यूटन कभी भी फील नहीं किया कि ये फोर्स कितना होता है, तो जैसे तुम नीचे सब्जी वाले के पास जाना, उससे कहना 100 ग्राम धनिया दे दो। तो जब वो 100 ग्राम का बाट रखेगा ना, वो जो 100 ग्राम का बाट है उसको उठा लेना। वही 100 ग्राम का बाट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बेसिकली वो 100 ग्राम का बाट है, ठीक है? तो उसको उठाना तो तुमको फील हो जाएगा कि यही है, ठीक है? चलिए भाई, ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट इज मूवमेंट। मूवमेंट। यार ये बुक तो में करेक्शंस काफी ज्यादा है। चलो फिर चलते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों मूवमेंट कुछ नहीं होता, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को बच्चों हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन मीटर, ये होता है। तो बच्चों फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब बच्चों टॉर्क होता है। टॉर्क की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ये आपको याद रखना। मैंने एक बार आपको दरवाजे पे खड़े होकर एग्जांपल भी बताया था कि दरवाजे पे अगर हम कॉर्नर पे चले जाएंगे, किनारे आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें एक बार हमने बताई थी। चलो नेक्स्ट बताओ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज। एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लेते हैं।
फोर्स एंड टॉर्क आर बोथ आर वेक्टर Vector. क्वांटिटीज, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको फिजिक्स में हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो फोर्स और टॉर्क दोनों में ही डायरेक्शन है, इसलिए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। विच प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर टर्निंग फोर्स? D. तो बच्चों टर्निंग फोर्स बताना है, ग्रेटर टर्निंग फोर्स का मतलब ये टॉर्क कह रहा है। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बच्चों 50 इंटू 3 कर दो, 150. ये हो या 150। 6 इंटू 3 का 36. 36। 240. 60. तो बच्चों सबसे ज्यादा कहाँ पर आया? बी वाले में, है ना। तो जो टॉर्क होता है ना बच्चों, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको निकालने के लिए फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वही ज्यादा कहना है। When a given force is applied on a larger surface area of content, the pressure exerted by it decreases. The instrument used to measure atmospheric pressure is Barometer. barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से करते हैं कि बैरोमीटर से करते हैं? Barometer. बैरोमीटर से क्या होता है? लिक्विड का जो प्रेशर होता है उससे। चलो बच्चों आप कंफर्म हो तो हम बैरोमीटर ही लेते हैं। अमीटर से क्या करते हैं? एयर। अमीटर से करंट मेजर करते हैं। अमीटर से एयर नहीं, करंट। ठीक है ना, कभी भी करंट मेजर करनी हो तो अमीटर लगा देते हैं, तो करंट मेजर हो जाती है। तो उसमें 5 मीटर है, 10 मीटर है, एम्पियर। एम्पियर है। अच्छा, करंट डिटेक्ट करनी हो कि पास हो रही है कि नहीं हो रही है, अमीटर तो करंट को मेजर करता है। लेकिन अगर डिटेक्ट करना हो कि करंट पास हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए क्या यूज करते हैं? मिलीमीटर। तुम लोग के घर में एक पेचकस होगा, जैसे हम कहते हैं कि चेक करो उसमें करंट तो नहीं आ रहा, तो वो मिस्त्री क्या करता है, पेचकस लगाता है उसके अंदर, अगर लाइट जल रही है तो कहते हैं उसमें करंट है। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना करते हैं कि करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, हाथ डाल के देखते हैं, ऐसे नहीं करते ना। तो वही हम पूछ रहे हैं, उस डिवाइस का नाम होता है, डिवाइस का नाम क्या होता है? नहीं, ये एसी करंट होता है, झटका मार के छोड़ता है, डीसी करंट नहीं है ये। पहले हम लोग के घरों में डीसी करंट नहीं भेजा जाता, हम लोग घर में एसी करंट भेजा जाता है। एसी करंट क्या होता है? मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन ऐसे चलता है। जब वो अपना मिन वैल्यू लेता है तो तुम्हें झटका मार के छोड़ देता है। तो हम आता जनरेट होकर के डीसी करंट है, लेकिन उसको ट्रांसफार्मर में लगा करके पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद घरों में भेजा जाता है। अगर घरों में डायरेक्टली पानी से निकलने वाली बिजली यानी कि डीसी भेज दी जाएगी तो घर में बहुत सारे लोग मरने लगेंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, क्योंकि एक बार भी किसी को भी हल्का हल्का सा झपका तो वो खींच ले, क्योंकि डीसी करंट छोड़ता नहीं है। ओके, तो बताइए, डीसी करंट होता है ना, रेलवे लाइंस में होता है डीसी करंट। रेलवे लाइंस में डीसी करंट होता है, इसलिए रेलवे लाइंस में जब कोई चपकता है तो वो छूट नहीं पाता है। हाँ तो बताइए भाई, गैल्वेनोमीटर नाम होता है इसका। करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम होता है गैल्वेनोमीटर, और वो मिस्त्री भी नहीं जानता है, वो कुछ उसको और नाम बताने लगता है। तो आपको याद रखना होगा, करंट को अगर डिटेक्ट करना है कि वो पास हो रही कि नहीं हो रही है, बस उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, वोल्टेज अगर हमको मेजर करना हो कि यहाँ वोल्टेज कितना है, वोल्टामीटर। करंट को मेजर करने के लिए अमीटर। अच्छा, वेट को मेजर करने के लिए क्या होता है? मास को बैलेंस करने के लिए हाँ, वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन होती है, और मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस होता है, यानी कि तराजू। प्लेटफॉर्म बैलेंस। हाँ, आजकल लोगों की तराजू में बड़ी कमाई। भाई कभी भी हम लोग कुछ भी लेने जा रहे हैं, हमें पता थोड़ी नहीं एक्यूरेट ये 1 kg है कि नहीं, कहाँ पता पड़ता है? क्योंकि हम लोग सड़क पे तराजू लेके थोड़ा ना टहलते हैं, या सब्जी मंडी में तराजू लेके थोड़ा ना जाते हैं। हम लोग तो बस कहते हैं भैया 1 किलो दे, उसमें बहुत हेरा फेरी होती
ऐसे सोचो अगर वो 100 किलो का माल बेचते हैं तो 10 किलो उसमें से कट कर, 10 किलो का माल बेचते ही नहीं, यानी 90 किलो का वो निकालते हैं, तो वो 10 किलो उनकी अलग से बचा देती है। तो ये डेली चलता है उनका कार्यक्रम। तो वो हमेशा, एक ईमानदार जो दुकानदार होगा वो 1 किलो कभी नहीं देता है, वो हमेशा उसमें 100 ग्राम कट करके ही देता है ना। जो ईमानदार है, ईमानदार वाला हमेशा ही 100 ग्राम कट करके देता है, और जो बेईमान है वो 200-300 ग्राम कट करके देते हैं। ठीक है, लेकिन 100 ग्राम की कटिंग तो सभी नहीं होती। वो बीम बैलेंस आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि उनका डिजिटल होता है, उनका जो होता है ना तौलने का, वो डिजिटल होता है, कहीं लिखा तो है, पढ़ लो पढ़ लो। अब तुमको थोड़ा ना पता कि उसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पहले ही से सेट करा देते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, इसकी थ्योरी और भी है तो आप उसको पढ़िएगा। एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए।